हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की अपनी क्लास में हम हिंदी व्याकरण से समास प्रकरण को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारे सभी एग्ज़ाम में, हमारे स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में समास से कैसे प्रश्न बनते हैं या हमको समास विग्रह कैसे होता है। आज की कक्षा में हम सभी इन चीज़ों को जानने वाले हैं। दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि हम जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हमारा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, हम लोग जो पढ़ते हैं दोस्तों, उसको परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ते हैं, ना कि ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से। जब यही कारण है कि उसको हम लोग भूल जाते हैं। हफ्ता 10 दिन, महीने 15 दिन में उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन दोस्तों हम लोग किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम की दृष्टि से न देखकर उसको ज्ञान की दृष्टि से, यानी हमको ज्ञान प्राप्त करना है कि ऐसे इसको समझ कर पढ़ना है कि दोबारा नहीं भूलना है। जब हम किसी चीज़ को ऐसा समझ कर पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमको नहीं भूलेगा और हमेशा के लिए हमारे माइंड में वो सेटअप बना लेगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो कक्षा है वो हिंदी व्याकरण के समास से है। दोस्तों, समास पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में, इसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझ लेना है। बस 4-6 बिंदु हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आपको मैं आज समास में कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा कि हो सकता है जो आपको पहले से पता ना हो। समास विग्रह करने में या सामासिक समस्त पद बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं है, बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। चलिए दोस्तों, हम इसके कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पहला बिंदु तो हम इसकी परिभाषा की अगर चर्चा कर लें, और परिभाषा से पहले हम अगर समास के अर्थ की बात कर लें तो हमारे समास का जो अर्थ होता है वो होता है, इसका अर्थ संक्षेपीकरण करना, या कह सकते हैं संक्षेप करना। संक्षेपीकरण करना या संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे दोस्तों, हमारे पास अभी परिभाषा से आपको स्पष्ट हो जाएगा, 1-2 उदाहरण बताया जाएगा, बड़ी आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। संक्षेप करने का मतलब यहाँ इससे कोई बड़ी चीज़ हो उसको छोटा कर देना ही समास कहलाता है। छोटे बड़े को छोटा कर देना समास कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। हम इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो बहुत छोटी परिभाषा है, हमको रटना नहीं, बस समझना है कि 2 या 2 से अधिक या कई पदों का आपस में मिलकर एक हो जाना। कई पदों का आपस में मिलकर एक हो जाना, मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। हो जाना समास कहलाता है। ये दोस्तों हमारी समास की परिभाषा है। कई पदों का आपस में मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। या इसकी परिभाषा भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, या एक नया सार्थक शब्द बनता है, करते हैं, निर्माण करते हैं या निर्माण करता है, आपस में मिलकर सार्थक शब्द का निर्माण होता है या करता है, जो भी लिखना चाहें, वह समास कहलाता है। वह समास कहलाता है। और इसी में आपका आगे 2 पॉइंट और है इसी परिभाषा से। दोस्तों, पहले हमको समास की परिभाषा समझना है,
उसके बाद इसी में हमको एक समझ लेना है सामासिक पद या समस्त पद। आपने परिभाषा लिखा, शॉर्ट में आपको परिभाषा ये लिखी है कि कई पदों का आपस में मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। और परिभाषा में आपने देखा जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो वह शब्द समास कहलाता है। और इसी परिभाषा से हमको समझ लेना है सामासिक पद क्या है। इसी में दोस्तों हमको देख लेना है सामासिक पद या समस्त पद, दोनों एक ही है। कभी आपसे सामासिक पूछ लेगा या कभी आपसे समस्त पद पूछ लेगा, तो आपको दोनों समझना है। बस यही समझना है, आपने परिभाषा में देखा जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो आपका वही समास कहलाता है। और इसमें आपको क्या समझना है, आपस में मिलकर बना जो नया शब्द होगा, समास से बना नया शब्द, समास से बना नवीन या नया शब्द समासिक शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। समास से बना नवीन शब्द सामासिक या समस्त पद कहलाता है। ये हमारा समासिक पद हो गया। ये दोस्तों हमारा पहला पॉइंट था, यह दूसरा पॉइंट, और ये हमारा है तीसरा पॉइंट। और इसी में समझ लेना है पद क्या है, समासिक पद। तो ये ध्यान देना है कि समास में दो पद होते हैं, एक आपका होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। एक हमारा होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। इसी को बोलते हैं प्रमुख गौड़ और इसको बोलते हैं उत्तर गौड़। ये आपको ध्यान देना, ये हमारा प्रमुख गौड़ है और ये हमारा उत्तर गौड़ है। नाम को समझना है यही दोनों। उसके बाद इसमें हमको क्या ध्यान देना है और इसमें क्या ध्यान देना है, कहने का मतलब जिस समास में या जिस सामासिक पद में प्रथम पद यानी पहले का पद जो होगा वो आपका पूर्व पद यानी प्रमुख होगा, और जिसमें उत्तर पद प्रमुख होगा वो आपका कह सकते हैं कि वो आपका उत्तर गौड़ होगा या आपका उत्तर पद होगा। तो पद में हमको दो याद रखना है, एक पूर्व पद और दूसरा दोस्तों हमको याद रखना है उत्तर पद। पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब दोस्तों ये हमारे पास चौथा पॉइंट हो गया। पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, और पांचवें में हमको याद रखना है समास के भेद। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको विशेष ध्यान देना है। समास के भेद दोस्तों, समास के भेद में हमको 6 पढ़ने हैं। समास के भेद हमको 6 पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका अव्ययी भाव है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। कितने दोस्तों, 6। कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये 6 पढ़ने हैं। किंतु दोस्तों हमको यह पता है, यही मेन पॉइंट है कि जो हो सकता है हमको आपको ना पता रहा हो कि हमारे हिंदी व्याकरण में हमारे संस्कृत व्याकरण में हमारे वरदराज जी, जो हमारे महर्षि हैं वरदराज जी, उन्होंने अपने रचना लघु सिद्धांत कौमुदी में, आपको यहाँ 2 प्रश्न मिला कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी आपकी वरदराज जी की है। ये आपके संस्कृत के एग्जाम के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हिंदी के भी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सभी भाषाओं की मुख्य या सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा है और हमारा हिंदी संस्कृत का ही एक अंग है, या कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण संस्कृत का ही हिंदी रूपांतरण है। तो दोस्तों उसमें उन्होंने वरदराज जी ने अपनी रचना लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 प्रकार बताए हैं। समास के 5 प्रकार बताए हैं।
कितने प्रकार दोस्तों? 5 प्रकार। किंतु हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने समास के 6 प्रकार माने हैं, इसलिए हमको 6 प्रकार का समास पढ़ना है। लेकिन आपको दोस्तों वो भी याद रखना है, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो लेवल है वो थोड़ा कठिन कर दिया गया है, जो उसका स्तर है थोड़ा कठिन कर दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है। अगर बात की जाए लघु सिद्धांत कौमुदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरदराज जी की रचना है, उसमें समास के 5 प्रकार बताए गए हैं। किंतु हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने समास के 6 प्रकार माने हैं, इसलिए हमें 6 प्रकार के समास पढ़ने हैं। किंतु एक यहाँ और है, हमारे एक रचनाकार या एक महर्षि और हैं जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने समास के 4 प्रकार माने हैं। इनकी जो रचना है वो सिद्धांत कौमुदी है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज और सिद्धांत कौमुदी आपकी जो है वो आपके भट्टोजी दीक्षित की है, जिसमें उन्होंने समास के 4 प्रकार माने हैं। कर्मधारय को इन्होंने किन्होंने भट्टोजी दीक्षित ने कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद बताया है। कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद बताया है और कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद बताया है और आपका जो कर्मधारय है उसको दिग का भेद बताया है। दिग को कर्मधारय का भेद बताया है। दिग को कर्मधारय का भेद बताया है। चलिए दोस्तों, चलिए हमारे जो महर्षि भट्टोजी दीक्षित हैं उन्होंने कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद बताया है। कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद बताया है और दिग को कर्मधारय का भेद बताया है। तो इनके अनुसार हमारे समास 4 प्रकार के हो जाते हैं। एक बार फिर से दोस्तों, हमारे संस्कृत व्याकरण में समास के 5 प्रकार बताए हैं। किन्होंने? वरदराज जी ने, उनकी रचना लघु सिद्धांत कौमुदी में। किंतु हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने समास के 6 प्रकार माने हैं। अतः हमें समास 6 प्रकार के पढ़ने होंगे, जिनको हमने आपको पहले में बताया। और हमारे जो एक महर्षि और हैं भट्टोजी दीक्षित, वो अपने सिद्धांत कौमुदी में समास के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें उन्होंने कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद बताया और दिग को कर्मधारय का भेद बताया। तो इनके अनुसार समास हमारे जो है वो 4 प्रकार के हो जाते हैं, किंतु हमको 6 प्रकार का पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे वो प्रकार कौन से हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम समास के भेद की चर्चा करते हैं। तो हमारे समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? हमने ये आपको बताया कि समास 6 प्रकार के पढ़ने हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार, तो हमको 6 प्रकार के ही समास पढ़ने हैं। चलिए दोस्तों, पहला समास का भेद क्या है? हम लिख देते हैं समास के भेद या समास के प्रकार। दोस्तों, पहला जो समास है वो हमको पढ़ना है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा पढ़ना है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव तत्पुरुष। तीसरा पढ़ना है कर्म धारय, कर्म धारय। उसके बाद पढ़ना है द्विगु, द्विगु। उसके बाद पढ़ना है द्वंद्व और अंत में हमको पढ़ना है बहुव्रीहि। दोस्तों, आप इस बहुव्रीहि शब्द को विशेष ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमको एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी लिखने के लिए भी आता है। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी लिखने के लिए आता है, तो हमको यहाँ पर समस्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको वाह भी मिलेगा, बा भी मिलेगा। दोस्तों, आपको यही ध्यान देना है कि हमारा शुद्ध कौन सा होगा? वाह होगा, वाह में बड़ी ई की मात्रा होगी। हा होगा, हा में छोटी ई की मात्रा होगी। वही वर्तनी हमारा शुद्ध होगा, अन्यथा सभी अशुद्ध होंगे। जिसमें हमारा वाह होगा, वाह में बड़ी ई की मात्रा लगी होगी। हा होगा और हा में आपकी छोटी की मात्रा होगी, और वाह में आपका आधा रेफ की मात्रा भी रा की लगी होगी। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना है कि बहुव्रीहि हमारा जो होगा शुद्ध रूप यही होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं समास में। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था समासिक पद, उसके बाद हमने आपको बताया था पद, और आपसे बताया था कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। और उसमें हमने आपको बताया था कि जिस सामासिक पद में प्रथम पद यानी पहले का पद प्रमुख होगा वो हमारा पूर्व पद होगा, और जिसमें उत्तर पद प्रमुख या प्रथम मतलब कहने का उसके अर्थ की विशेषता ज़्यादा होगी वो हमारा उत्तर पद होगा। दोस्तों, अब यही हमको यहाँ समझना है कि अव्ययी भाव जो होगा इसमें आपका पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा या पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होगी। उसके बाद तत्पुरुष में दोस्तों आपका उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय में इसमें विशेषण और विशेष्य होता है, यानी आपका जो पूर्व पद होगा वो आपका विशेषण होगा, लिख देते हैं, विशेषण आपका होगा पूर्व पद और विशेष्य आपका होगा दोस्तों उत्तर पद। यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और द्विगु में पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची या संख्यावाचक कह सकते हैं। द्विगु में हमारा पूर्व पद संख्यावाचक होगा। लेकिन दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं, हम जब इसको पढ़ाने लग जाएंगे तो अपवाद को अलग लिखवा दिया जाएगा, जो कि हमारे एग्जामों में पूछा जाता है और वो हमारे एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा। द्वंद्व में दोस्तों उभय पद प्रधान होता है, उभय का मतलब दोनों पद, उभय पद प्रधान यानी दोनों पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान होंगे। और दोस्तों बहुव्रीहि में आपका अन्य पद प्रधान होगा, यानी तीसरा पद जो इसमें नहीं होगा वो तीसरे की ओर चिन्ह आपको इंगित करेगा। चलिए दोस्तों, आपको 6 समास पढ़ने हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होगा, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होगा और द्विगु में पूर्व पद आपका संख्यावाची होगा। किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनकी चर्चा हम उनको पढ़ाते वक्त कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमको पढ़ना है द्वंद्व। द्वंद्व में हमारा दोनों पद प्रधान होगा, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और लास्ट में छठा हमको पढ़ना है बहुव्रीहि समास, जिसमें हमारा अन्य पद यानी कह सकते हैं कि तीसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समास में किस पद की प्रधानता होगी, तो आपको इसको भी विशेष ध्यान से समझ लेना है। आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास अव्ययी भाव समास की। दोस्तों चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यानी साफ कर दे रहे हैं। अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, पूर्व पद प्रधान। तो इसमें को लिखना क्या है, यानी जिस समास में पहला पद और नाम से भी है, आपको यही समझ दोस्तों, रटना नहीं है, बस समझना है। पूर्व पद प्रधान होगा। अब इसमें आपको 2-3 पॉइंट समझ लेना है कि अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होगा, अव्यय होगा। और दूसरा इसी में समझना है, या पूर्व पद या तो अव्यय होगा या पूर्व पद उपसर्ग होगा, पूर्व पद उपसर्ग होगा। और दोस्तों आपसे यहाँ एग्जाम में एक चीज़ और भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, या ऐसा कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद उपसर्ग लगाकर बनाया जाता है। या पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा शब्द है
सॉरी ऐसा कौन सा समास है जिनमें दोनों पद प्रमुख होता है। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आपको इसको समझना है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, बस यही परिभाषा हो गई क्या कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो अव्ययी भाव समास कहलाता है, या ऐसा समास जिसका निर्माण अव्यय से होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सामासिक पद की और अव्यय की और इसके विग्रह की। चलिए दोस्तों, जैसे हमारे पास कुछ नए उदाहरण ही इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि समास कैसे करना है। चलिए, जैसे अब हम आपको बताएं, एक उदाहरण देकर बता दें। जैसे हमने आपको एक परिभाषा बताया था कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे हमारे पास एक शब्द है, अब इसको इरेज कर दिया जाएगा। हमने कहा राजा का पुत्र। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास 3 पद हैं, 1 2 3 हैं, और आपको कहा गया जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर आपस में एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो ये आपका समास कहलाता है, या पद भी कह सकते हैं आप देखिए यहाँ 2 से अधिक 3 शब्द हैं, अब इनको मिलाकर एक जब आप कर देंगे तो यही हमारा समास कहलाएगा। अब आप देखिए कि राजा का पुत्र है, और इसमें आपको नोट ध्यान देना है कि जब आप समास कर देंगे तो उन समस्त पदों के मध्य में जो विभक्तियां होंगी उनका लोप हो जाता है, यानी विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जैसे भी आप देखें, आपका 3 शब्द लिखा है या पद लिखा है, इनको आपस में एक करेंगे तो आपका हो जाएगा राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। तो अब आप यहाँ पर देखें, इनके मध्य जो विभक्ति थी, राजा और पुत्र के मध्य में जो संबंध बताने वाली विभक्ति थी, और आपको विभक्ति पता है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, संबंध बता रहा है का की के रारी रे। तो यहाँ पर आप देखें जो आपका का आया है, जब हमारा सामासिक पद यानी समस्त पद बना तो इसमें आपके का लोप हो गया, का विभक्ति का लोप हो गया, या का विभक्ति गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं, इसको आपको पूछ सकता है कि जब समस्त पदों को मिलाकर आपस में एक किया जाता है, या जब कोई नया सामासिक पद बनता है तो उनके मध्य विभक्तियों का आपको आगे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। विलय हो जाता है यानी मिल जाता है, या लोप हो जाता है, या कुछ नहीं होता, या दोनों हो जाता है। तो कुछ ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको वहाँ विभक्तियाँ लोप में जाना है। जहाँ भी लोप लिखा होगा वहीं आपको ऑप्शन पसंद करना है, वही ऑप्शन आपको टिक करना है कि सामासिक पद में आपका जो होगा वो विभक्तियों को लोप हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अव्ययी भाव समास का उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में उदाहरण क्या क्या है। पहले हमको लेना सामासिक पद या समस्त पद। एक तरफ लिख लेते हैं सामासिक पद, इसी को आप समस्त पद भी बोलते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं अव्यय, अब लिख करके उपसर्ग भी आप लिख सकते हैं, सॉरी उपसर्ग भी लिख लिया, और एक तरफ हमने लिख लिया विग्रह, एक तरफ हमने लिख लिया विग्रह, यानी उस सामासिक पद का विग्रह क्या होगा। दोस्तों, आपको यही समझना है कि हमको विग्रह कैसे करना है, बाकी समास तो लगभग सबको आता है। चलिए हम चर्चा करते हैं। आप बहुत फेमस उदाहरण है, हमारे पास एक सामासिक पद है प्रतिदिन। दोस्तों, पहले आप इसका अर्थ निकालें। अगर हम देखें जो हमारा प्रतिदिन है, प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, सभी दिन, यही इसका अर्थ है। अब इसमें आप अव्यय देखें, दिन तो आपका है ही है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है या प्रति अव्यय है, तो इसको आप अलग कर दीजिए। आपका हो गया अव्यय प्रति, या आपका हो गया उपसर्ग प्रति, ये दोनों अलग हो गया। प्रतिदिन का मतलब दिनों दिन, यानी हम कह सकते हैं दिन दिन। विग्रह करेंगे तो आपको हो जाएगा दिन दिन, ये इसका विग्रह हो गया। हम आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, हम प्रत्येक दिन आएंगे, हर दिन आएंगे, दिन दिन आएंगे, तो ये इसका विग्रह हो जाएगा दिन दिन। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, इसका आप अव्यय निकालेंगे तो आपका हो जाएगा प्रति प्लस दिन, और आपका विग्रह हो जाएगा दिन दिन। हम और उदाहरण की चर्चा करें तो जैसे हमारे पास है आ जन्म, आ जन्म। अब आप इसको अगर देखें, आजन्म या आमरण जो भी है, आ अलग कर देंगे, जन्म अलग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा आजन्म यानी आमरण। जैसे आपका आमरण है, आजन्म है, यथाशक्ति है, आपका भरपेट है, यही इसके उदाहरण है। आपको हम यहाँ उदाहरण बताना नहीं है, हमारे कहने का मतलब हम आपको उदाहरण बताने नहीं आए हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि विग्रह कैसे करना है। जैसे हम और उदाहरण देख लें, हमारे पास है भर,
पेट, आ मरण, आ मरण, यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब आप देखिए यहाँ, जैसे हम यथाशक्ति क्या करें, अव्यय क्या है इसमें, आपको हो जाएगा यथा प्लस शक्ति। अब आप इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आमरण, इसमें से आप अलग कर दीजिए, मरण अलग हो गया आपका। अब अगर इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जीवन पर्यंत या मरण तक, मरने तक, या आप कह सकते हैं मरण तक, मरने तक या आमरण तक। भर पेट, आपका भर अलग हो जाएगा, पेट अलग हो जाएगा, और इसका विग्रह करेंगे तो आपको हो जाएगा पेट भर। मैंने भेंट लिख दिया क्या, पेट भर। तो दोस्तों ये हमारा विग्रह करने का तरीका है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।